प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बताते हैं इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत यूनानी इतिहास लेखन परंपरा क्या है। यूनान, जिसे प्राचीन समय में ग्रीस कहा जाता था, और ग्रीस के जो नाम सुने होंगे आपने, एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया, जहाँ का सिकंदर रहने वाला था। उस सिकंदर की धरती पर भी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है हेरोडोटस के समय से। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा गया है, और इतिहास लेखन में यूनानी विद्वानों का बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और जब भारत में इतिहास लेखन की शुरुआत हुई या विश्व में इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, तो ये माना ही जाता है अभी तक विश्व के बाकी जगह कि जो सबसे पहले एक इतिहास लेखन, इतिहास को ऐतिहासिक सोच के आधार पर लिखने की परंपरा यूनान में ही शुरू हुई। यूनान में यह है कि इस तरह की भावना डेवलप हुई कि हमें जो है किस तरह से हमारे अतीत की सुरक्षा की जाए, ताकि आने वाले जो भविष्य है उसमें हम उसका योगदान ले सकें, उससे हम सीख सकें और भविष्य में हम नई योजनाएं बना सकें, या कम से कम जो हमने गलतियां की हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। यूनान में इतिहास लेखन का जो शुरुआती दौर है वो वीर गाथाओं के रूप में दिखाई देता है। यानी सबसे पहले जो युद्ध में विजय करने वाले लोग होते थे, उनकी विजय के उपलक्ष्य में गीत रचना, कविताएं रचना, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कहना, यही एक तरह से जो है वहाँ की शुरुआत हुई। होमर नामक एक काव्यकार हुए हैं, उन्होंने गीतों को संकलित करके एक लिखित रूप भी दिया। होमर द्वारा रचित जो कविताएं थी उनमें कहते हैं कि पर्याप्त सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। और आधुनिक इतिहासकार होमर की जो कृतियां हैं, लेकिन नहीं, उनको वास्तविक इतिहास नहीं मानते, क्योंकि कविताओं और काव्यों में निश्चित रूप से कल्पनाओं का पुट समावेश हो ही जाता है। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चाहे वो किसी भी दुनिया में किसी भी जगह का इतिहास हो, उन सब जगहों पर काव्य कृतियों को में जो भी इतिहास मिलता है उनको आधार बनाया गया है, और उन आधारों पर ये ज़रूर है कि उसमें कल्पना का पुट कितना है, ये एक इतिहासकार को देखना होता है। हेसियोड नामक एक कवि हुए हैं, उन्होंने भी जो है कविताएं लिखी, और इतिहास लेखन के बारे में, यानी इतिहास की चेतना के बारे में उन्होंने भी अपनी कविताओं के में अपना जो है अपना सोच प्रदर्शित किया है। उन्होंने भी वीर पुरुषों के जो वंश हैं उनको देवताओं की देवताओं का रूप प्रदान किया है, उनकी वंशावली एक तरह से उसमें देते हैं वो, और वो बताते हैं कि किस तरह का जो है गोल्डन एज है कि नहीं रहा उस समय भी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में कुछ चेंजेज आए, और कल्पना और जो एक पुरातनवादी या पौराणिकता जिसको कह सकते हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं उसके आधार पर जो है वहाँ के समाज में तर्क और चिंतन का जो है एक तरह से प्रस्फुटन हुआ, और तर्क और चिंतन के आधार पर ही घटनाओं की व्याख्या के प्रयास किए गए। यूनानी जो पुरोहित थे, न्यायाधीश थे, उच्चाधिकारी थे, राजा थे, उन सब की जो वंशावली हैं उनको संरक्षित करने का काम भी प्रारंभ हुआ वैज्ञानिक तरीके से, तर्क के आधार पर। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, जो भी आपको एक प्रमाण मिला उनका लिखित, उसके आधार पर। क्योंकि कविताएं तो कई बार सुनी हुई घटनाओं पर भी लिख दी जाती हैं, सुनी हुई कहानियों पर लिख दी जाती हैं,
कहानियाँ कल्पनाशील होती हैं, उन पर कविताएं लिख दी जाती हैं कि फला राजा ने साहब ये युद्ध में इस तरह से विजय हासिल की। लेकिन जब तक उसका कोई एविडेंस हमको नहीं मिलता है तब तक उसको वैज्ञानिक इतिहास लेखन नहीं कहा जा सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको किसी भी इतिहास को लिखते समय उसके संदर्भ में उसके बनिस्पत हमको प्रमाणिक तथ्य नज़र में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर भी लेखकों ने जो वहाँ की नगर निगम थे, जाति थी, राजवंश थे, मंदिर थी, परंपराएं थे, उन सबको एक तरह से लिखने का काम किया। फिर एक इतिहासकार वहाँ होते हैं हिकेटियस ने भी जो है परीक्षण के आधार पर इतिहास लेखन की विशेषताएं जो हैं उसमें आई। हिकेटियस के इतिहास में उन्होंने मिस्र की यात्रा की और ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड और एक बुक ऑफ जीनियोलॉजी नामक पुस्तकें लिखी। और इस पुस्तक में जो है उन्होंने फारस का वर्णन किया और दूसरी जो उसमें किताब है उसमें प्राचीन जो वंशावली हैं उनका वर्णन किया। वह लिखता है कि मैं वही लिखता हूँ जो मुझे सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि यूनानियों की अनेक कहानियाँ हैं जो मुझे बड़ी हास्यास्पद लगती है, बड़ी उन पर हंसी आती है। ऐसा वो कहता है। कौन कहता है? हिकेटियस। और हिकेटियस ने जो अपने विवरण थे उन विवरणों में उसने कल्पित और जो एक तरह से पौराणिक विवरण थे ना उनको सम्मिलित नहीं किया इतिहास में। इतिहास के अंदर वो सम्मिलित नहीं करता। हेरोडोटस, जिसका हमने बताया कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी थी, इतिहास का उनको इतिहास लेखन का उनको जनक कहा जाता है। यूनान में हिस्ट्री शब्द भी यूनान के उससे आया है, हिस्टोरिया से हिस्टोरिया इस तरह से बना है। और हिस्टोरिया का अर्थ होता है किसी तरह की जांच पड़ताल करना है, घटना का परीक्षण करना। तो यानी ये शब्द ही बताता है अपने आप में कि कोई भी घटना जो पिछली है उस घटना का पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उसके एविडेंसों के बारे में जानकर ही हम इतिहास लेखन का काम करें। तो हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया और इनके इतिहास लेखन में भी वही कल्पना या धार्मिकता या पौराणिकता के स्थान पर जो एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन आइडियोलॉजी है, जो इतिहास में जो तथ्यात्मक आइडियोलॉजी है, उसी तरह की उन्होंने अपने इतिहास लेखन में आइडियोलॉजी उनके दिखती है। और वो स्वीकार भी करते हैं कि हमको जो इतिहास है वह इतिहास की जानकारी हमको इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हम आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो मानव हैं, जो निरंतर धरती पर पैदा होते रहते हैं, कुछ लोग जाते भी रहते हैं तो कुछ लोग निरंतर पैदा होते हैं, नई नस्लें जो आती हैं, नई जनरेशन जिसको कहा जाएगा, उस जनरेशन के लिए हमको इस तरह से इतिहास लेखन लिखना चाहिए ताकि हम खास तौर पर हमारी गलतियां ना दोहरा सकें और हम जो भी हमारा पिछला समाज रहा है, रक्त रंजित रहा है, युद्धों में कितनी जान माल की हानि हुई है, ऐसे कितने ही कम से कम कई हज़ारों युद्ध इस धरती पर अब तक हो चुके हैं और उन कई हज़ारों युद्धों में जाने कितने ही लोग मारे गए हैं, कितने ही घर उजड़े हैं। ये कोई अभी आपको हाल के वर्षों में भी पिछले शताब्दियों में कई युद्ध मिल जाएगा। पिछले शताब्दी में विश्व युद्ध तो हुआ ही था। विश्व युद्ध की विभीषिका हमको बताती है हिरोशिमा और नागासाकी। तो कुल मिला के हेरोडोटस ये कहते हैं कि इतिहास लेखन इस तरह से होना चाहिए कि उसमें जो है मानवीय चिंतन को प्राथमिकता मिले और मानव चिंतनशील हो लेकिन झूठा ना हो। ये खास बात है। उसके बाद हेरोडोटस के बाद आते हैं थ्यूसिडाइसिस। लगभग ये भी उनके थोड़े दिन बाद ही हुए, ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी के आसपास, 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास। और इनका भी इतिहास लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और कहा जाता है कि यूनान में वैज्ञानिक इतिहास लेखन की जो परंपरा डाली वह थ्यूसिडाइसिस ने डाली।
उन्होंने बिल्कुल यथार्थ पर बल दिया कि यथार्थ का ही चित्रण होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, कल्पना का कहीं भी नहीं होना चाहिए। दूसरा इनका है कि राजनीतिक इतिहास में जो है थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, और जो सांस्कृतिक या धार्मिक तत्व होते हैं खास तौर पर वो उन पर इन्होंने कम बल दिया। और आज भी हम देखते हैं कि चाहे हमारे कोई भी धार्मिक रीति रिवाज हों, कोई भी परंपरा हो, इस दुनिया में तरह तरह के धार्मिक रीति रिवाज हैं, कई सारे सैकड़ों धर्म हैं। एक तरह से मोटे मोटे धर्म तो आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है कि नहीं, ये बड़े बड़े और भी फिर तरह तरह के अब छोटे मोटे एक तरह से धर्म के रूप में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि सबका अपना एक तरीका होता है, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं वह किन कारणों पर घटती हैं, उनके सच्चे कारण क्या हैं और सच्चे तथ्य क्या हैं, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। तभी हम और मानवीय जो है प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो वास्तविकता पर जो आधारित तथ्य थे उन्हीं को उन्होंने इतिहास में स्थान दिया थ्यूसिडाइसिस ने। वे कहते हैं कि उनकी जो कृति है वो पहले वाली जो ऐतिहासिक कृतियां रही हैं जितनी भी, उनसे श्रेष्ठ हैं। और क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उन्होंने किंवदंतियों और काल्पनिक कथाओं को उसमें जो है उन्होंने स्थान नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं। तो विद्वान हुए हैं कि अपने इतिहास लेखन में कॉलिंगवुड, जिन्होंने कहा था कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास होते हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआती जो वीडियो था कि इतिहास के अर्थ क्या हैं, इतिहास के मायने क्या हैं, इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं। उसमें विद्वान कॉलिंगवुड कहते हैं कि सभी जो है इतिहास विचारों का इतिहास होते हैं। तो यही विद्वान जो हैं कॉलिंगवुड कह रहे हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता इन्होंने माना और थ्यूसिडाइसिस को इन्होंने मनोवैज्ञानिक इतिहास का जनक माना है या वैज्ञानिक इतिहास का जनक माना है। यानी कुल मिला के थ्यूसिडाइसिस ने जो यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा थी उसमें उन्होंने नए जो है प्रतिमान जोड़े, नए आयाम जोड़े और ऐतिहासिक यथार्थता पर उन्होंने बल दिया, तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया और मानवीय इच्छा की जो प्रबलता और समसामयिक जो सोर्सेस थे उनका उपयोग कर इतिहास को विशिष्ट और प्रमाणिक बनाया। इसके अलावा पॉलीबियस और जेनोफेन, स्टोइक, पोसोडोनियस, स्ट्रेबो आदि जो है अन्य इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भी जो है वहाँ का यूनानी इतिहास लेखन का काम किया है। तो अगर हम अनुशीलन करते हैं तो पाते हैं कि हाँ, शुरुआती जो दौर है इतिहास लेखन का उसमें यूनानी इतिहासकार दिखाई देते हैं जिन्होंने बहुत पहले इतिहास लेखन शुरुआत की। हालांकि भारत में भी इस तरह की शुरुआत रही, लेकिन वैज्ञानिक कितना रहा ये देखना है, क्योंकि भारत में जो इतिहास लेखन दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तत्व जो है उस पर ज़्यादा हावी है वैज्ञानिक इतिहास लेखन के मुकाबले। हालांकि ये और अनुशीलन का विषय हो सकता है, शोध का विषय हो सकता है, और इतिहास जिस तरह से निरंतर लिखा जाता रहता है उसी आधार पर नया इतिहास लेखन पर भी निरंतर काम किया जाता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास लेखन जो हो चुका है वह भी अंतिम सत्य नहीं होता, उसमें भी और संभावनाएं बनी रहती हैं। और मैं तो अपनी क्लास में विद्यार्थियों से हमेशा कहता ही हूँ कि उनको जो भी प्रश्न अंदर से आंदोलित करते हैं, उनकी वैचारिक चेतना को जगाते हैं, और उनको जहाँ लगता है कि कोई क्वेश्चन उठता है तो उन पर वो और अध्ययन करें और उन पर शोध करने का प्रयास करें अच्छी पढ़ाई करके। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यूनान में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धिक क्रियाकलापों की जो अभिव्यक्ति एक साधन के रूप में हुई और एक इतिहास की जो एक नई शाखा, ज्ञान की शाखा जो है इतिहास के रूप में सामने आई। तो फिर यूनानी लेखकों के जो काल थे
उसमें ये परंपरा का जो है चलती रही निरंतर। और इतिहास लेखन में यूनानियों का जो योगदान किस तरह से रहा है, उसमें एक थॉमसन ने लिखा है कि यूनानियों ने सभी प्रकार का इतिहास लिखा। उन्होंने ही पहले वास्तविक इतिहास लिखने की कला सीखी, उसके उद्देश्यों और कार्यों और नियमों को उन्होंने प्रतिपादित किया। तो यूनानी विज्ञान और दर्शन की तरह कहते हैं कि भाई एक